Hello everyone, we are going to start class 7th NCERT Geography Chapter 1 Environment। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो देखो, एक लंबी वेकेशन के बाद जब रवि अपने स्कूल जाना शुरू करता है तो वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के जो साइड में प्लेग्राउंड था ना वो पूरा खोदा हुआ है। तो लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो ये बात सुनकर रवि के आंसू निकल गए थे। तो जब उसे ये रियलाइज हुआ ना कि उसका जो साइड में बड़ा प्लेग्राउंड था जिसमें काफी सॉफ्ट ग्रासेस थी, मैरीगोल्ड्स थे और बटरफ्लाइज थे, अब वो वापस कभी नहीं मिलेगा, इट इज गॉन फॉर एवर। तो अपनी ये सभी फीलिंग्स को वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है और असेंबली में उनके प्रिंसिपल भी इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो क्लास में ना रवि अपने टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर वो टीचर से पूछता है एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर बताती है जो भी चीजें तुम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हो ना वो एनवायरनमेंट है। तो रवि सोचता है या फिर बोलता है जल्दी तेजी से कि इसका मतलब तो ये है कि स्कूल की बिल्डिंग भी, टेबल्स भी, चेयर्स भी, जो भी क्लासरूम में चेयर्स है, और ये ओपन फील्ड भी, रोड, गार्बेज, मेरे दोस्त, सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो टीचर भी कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन रुको, कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो कि नेचर खुद बनाती है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज या एनिमल्स, और लेकिन दूसरे होते हैं जो कि ह्यूमंस मतलब पीपल बनाते हैं, जैसे रोड्स, कार्स, क्लोथ्स और बुक्स। तो देखो, एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट से ही हमें एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए, पीने के लिए पानी मिलता है, खाने के लिए फूड मिलता है, और वो लैंड मिलता है जहाँ पर हम रहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ना नेचुरल एनवायरनमेंट को काफी मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे? तो देखो, जो ये कार के फ्यूम्स है ये एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। हम लोग किसी पॉट में वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, वेसल्स में फूड सर्व करते हैं, और लैंड को हम यूज कर रहे हैं फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो इन सब बातों से एनवायरनमेट चेंज तो हो रहा है ना। ह्यूमन बींग्स कार्स बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं और कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन सभी तरीकों से ना हम नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, सही में। अब देखो, रवि, परमजीत, जैसी और मुस्तफा और आशा, ये सब ना एक काम करते हैं अपने टीचर के कहने पे। इनके टीचर इनको कहते हैं कि ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक लिस्ट बनाओ, जिस जो कि मतलब मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर, जो भी नेचर की क्रिएशंस है और जो ह्यूमन बींग्स की क्रिएशन है उनकी लिस्ट बनाओ। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा और आशा ये सब लिस्ट बनाने के लिए काफी एक्साइटेड थे कि भाई हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। इतने में एक बाल पूछते हैं हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। तो ये हो रहा है ना, ये सब हो रहा है अपनी बेसिक, क्योंकि अपनी नीड्स के कारण हो रहा है। हमारी नीड्स जो है ना वो बढ़ती जा रही है। इसके कारण डे बाय डे जो नीड्स हमारी बढ़ती जा रही है ना, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। हम इन नीड्स के कारण ही मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को, और कभी कभी तो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो टीचर समझाती है कि इस कारण से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो अब देखो, इस डायग्राम से भी आप समझो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। देखो ये ना पूरे चैप्टर में हम इसको रीड करेंगे वैसे तो। देखो, नेचुरल कंपोनेंट्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हो जाते हैं जो कि ह्यूमन बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज वगैरह। और ये कुछ कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन कंपोनेंट्स जो कि मतलब हम पर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल है, मतलब आप खुद या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन, ये सब ना ह्यूमन कंपोनेंट्स है। एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो देखो, ये जो ऊपर जितनी भी कन्वर्सेशन हुई इससे हम समझ चुके हैं कि जो भी प्लेस, पीपल या थिंग और नेचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रहा है ना वो एनवायरनमेंट है, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। तो एनवायरनमेंट एक तरह से नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना की कॉम्बिनेशन है, जिसमें देखो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट में जो होता है ना उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंडीशंस आ जाती है अर्थ की। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो बायोटिक में आ जाते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब बायोटिक है। और जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स है जैसे कि लैंड वगैरह हो गया, ये सब एबायोटिक में आ जाते हैं। तो देखो, जो भी ये देखो नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है इसमें बायोटिक, एबायोटिक दोनों तरह की कंडीशंस आ जाती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज आ जाती है, क्रिएशंस आ जाती है, और ह्यूमन बींग्स में कैसे इंटरेक्शंस हो रही है, बी इट एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिलीजन, इस तरह से आ जाता है। देखो, वर्ड ओरिजिन, एनवायरनमेंट वर्ड कैसे आया? एनवायरनमेंट वर्ड आया एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। तो एनवायरनमेंट भी तो अपना नेबर ही है जो अपने को सराउंड कर रहा है। तो अब देखो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं।
जो भी लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स है ना, ये सभी नेचुरल एनवायरनमेंट को कंप्राइज कर रहे हैं, मतलब ये सब मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो हम इन बातों से फेमिलियर है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, क्योंकि हमने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। लेकिन अब इनके बारे में कुछ और बातें जानते थे। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर वो सॉलिड क्रस्ट है, या फिर कह लो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, जो कि रॉक्स या मिनरल से बनी होती है और थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड होती है। ये एक लिथोस्फेयर है ना, ये इरेगुलर सरफेस होता है जिसमें अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स होती है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज वगैरह। और लैंडफॉर्म्स जो होती है वो ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट मिलती है, और ओशन फ्लोर्स पर भी मिलती है। कॉन्टिनेंट्स पर भी मिलती है और ओशन फ्लोर्स पर भी मिलती है। लिथोस्फेयर वही डोमेन होती है जो कि मतलब वही डोमेन मतलब या एक तरह से वही एलिमेंट चीज होती है जो कि हमें हमें या कह लो किसी को भी फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है, ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए ग्रास लैंड प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करती है और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी लैंड प्रोवाइड करती है। लिथोस्फेयर में काफी मिनरल वेल्थ भी होती है, मतलब कि मिनरल वेल्थ जैसे कि आयरन और या फिर दूसरे मिनरल्स होते हैं, इस तरह की मिनरल वेल्थ भी होती है। देखो इसमें आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, लिथोस्फेयर ये हो गया, हाइड्रोस्फेयर ये पानी वाला हिस्सा हो गया, एटमॉस्फेयर ये एयर वाला हिस्सा, और बायोस्फेयर, बायोस्फेयर ये तीनों जब इंटरेक्ट करके लाइफ फॉर्म पॉसिबल करते हैं। देखो जो डोमेन है ना वाटर का, उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहकर बुलाते हैं। इसमें वो सभी सोर्सेज ऑफ वाटर आ जाती है और अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज आ जाती है, जैसे कि रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस वगैरह। और ये जो हाइड्रोस्फेयर है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी एसेंशियल भी है। एटमॉस्फेयर वो एयर की थिन लेयर होती है जो कि अर्थ को सराउंड कर रही होती है, और द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना अर्थ की, वो ही एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। ग्रेविटी के कारण ये सब जो एटमॉस्फेयर है ये मतलब होल्ड करके रखती है ग्रेविटी की हेल्प से अर्थ। देखो ये जो एटमॉस्फेयर है ये अपने को हार्मफुल सन की हार्मफुल रेज और हीट से बचाता है। एटमॉस्फेयर में काफी कई तरह की गैसेज होती है, डस्ट भी होते हैं, वाटर वेपर भी होता है। और जो ये चेंजेस होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, इसके कारण वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं। देखो प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो भी होती है वो सभी मिलकर बायोस्फेयर बनाती है या फिर लिविंग वर्ल्ड बनाती है। ये अर्थ का वो नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर या एयर इंटरेक्ट करती है इस तरह से कि वो लाइफ को सपोर्ट करे। तो वो होता है बायोस्फेयर। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना आपस में भी और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो भी एनवायरनमेंट में है जिसमें भी हम रहते हैं उनकी इंटरेक्शन से बनता है ना, तो वो होता है इकोसिस्टम। ये सब लिंक्ड कैसे होते हैं आपस में, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सभी फिजिकल और केमिकल फैक्टर से? ये होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल के थ्रू लिंक्ड होते हैं। इसके बारे में डीप में पढ़ोगे तो आपको 10% एनर्जी रूल वगैरह ये सब काफी नॉलेज मिलेगी। आगे आगे हम समझते जाएंगे, देखना आप। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो देखो एक एनसीसी कैंप लगता है जिसमें रवि, जो कि रवि की क्लास अटेंड कर रही थी, तो जैसे ही बोलती है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, मतलब कितनी तेज बारिश हो रही है, इससे ना मुझे अपना केरला का घर याद आ गया। तो आप सभी मतलब क्लास को एड्रेस करते हुए कहती है कि तुम सब ना आकर देखो, और देखो कितनी बारिश होती है वहाँ पे और कितनी लश ग्रीन फील्ड्स हैं, मतलब हरियाली और कोकोनट प्लांटेशंस पर कैसे बारिश होती रहती है। तो देखो इसी एनसीसी कैंप में जैसे जैसी तो थी केरला से, तो उसने केरला की बात बताई, तो जैसलमेर से हीरा थे, हीरा अपनी बात बताते हैं। हीरा कहते हैं कि हमें तो कोई रेंज ही नहीं मिलती, हमें सिर्फ कीकर और सैंड दिखती है, जहां तक हमारी नजर चली जाए सिर्फ कीकर और सैंड दिखती है। तो रवि एक और बात जोड़ देता है, हीरा को ये और कह देता है कि तुम्हारे जैसलमेर में कैमल्स भी तो तुमको दिखती है, सैंड और कीकर तो दिखता है, ये कैमल्स भी तो दिखती है। तो हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल्स ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट को विजिट करोगे ना तो तुमको स्नेक्स, लिजर्ड्स और दूसरे तरह के भी कई इंसेक्ट्स मिलेंगे। तो रवि सोचता है ये सब सुन के कि व्हाई डू द एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशन होती है, और ये जो भी एंड द वे पीपल लिव, मतलब कि जिस तरह से लोग रह रहे होते हैं, ये सब प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करता है, किसी तरह से रिलेटेड है क्या आपस में? तो टीचर कहती है हाँ ये काफी रिलेटेड है, ओ यस वेरी मच सो, काफी रिलेटेड है। तो जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स है ना, वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स मतलब कि अपनी नज़दीकी सराउंडिंग्स पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। तो ये जो रिलेशंस होता है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और ये जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स में, ये सब बनाता है इकोसिस्टम, इनसे बनता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे लार्ज रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में भी इंटरडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म्स होती है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेनियस इकोसिस्टम हो सकता है, लेक इकोसिस्टम हो सकता है, लेक भी एक इकोसिस्टम है।
क्योंकि जैसे लेक में ना फिशेस डिपेंड करती है कुछ तरह के प्लांट्स पर, प्लांट्स डिपेंड कर रहे होते हैं वाटर पर, क्योंकि वाटर ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होती है। रिवर इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, और एक स्मॉल पॉन्ड भी अपने आप में एक इकोसिस्टम ही है। तो अब हम इकोसिस्टम के बारे में काफी कुछ समझ चुके हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ह्यूमन बींग्स जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देते हैं। पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे वो तो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि वो ना एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को नेचर से ही फुलफिल कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमंस ने अलग अलग तरीके यूज करने शुरू कर दिए एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। ह्यूमंस ने क्रॉप्स उगानी सीख ली थी, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था और सेटल लाइफ जीने लगे थे। व्हील की इन्वेंशन हो गई थी, अब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाना होता था। बार्टर बार्टर सिस्टम एमर्ज हो चुका था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, मतलब जिसमें ना, बार्टर सिस्टम में इस तरह की ट्रेड होती है जिसमें गुड्स को मनी को यूज किए बिना ही एक्सचेंज कर लेते हैं। सपोज गेहूं को किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, सपोज गेहूं को कपड़ों के बदले में एक्सचेंज कर लिया। इस तरह से ये बार्टर सिस्टम आ गया था। ट्रेड और कॉमर्स डेवलप होने लगी थी। तो इस तरह से ना लोग काफी चेंज कर रहे थे एनवायरनमेंट को। ट्रांसपोर्टेशन काफी फास्ट हो गया था व्हील के आ जाने से या दूसरे फैक्टर से। और देखो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो आई उसके कारण कम्युनिकेशन भी काफी इजी हो गया और स्पीडी भी हो गया। पूरी दुनिया में बहुत स्पीड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखो आप एक बात भी नोट करना, समर्स में तो आपको वाटरमेलन पसंद है और विंटर्स में रोस्टेड पीनट्स पसंद है। तो देखो ये जो एक परफेक्ट बैलेंस होता है ना, ये एक नेचुरल और ह्यूमन ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में जरूरी होता है। ह्यूमंस को ना हमेशा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहना सीख लेना चाहिए और एनवायरनमेंट को हारमोनियस तरीके से, मतलब कि सही तरीके से यूज करना सीख लेना चाहिए। तो अब देखो लास्ट में एक बात आती है, नूरी जो कि एक मिजोरम से थी लड़की। तो वो रवि की क्लास में हमेशा अपने मिजोरम के बारे में बताती थी कि मिजोरम में कितनी लश ग्रीन सराउंडिंग्स है। तो रवि को वो उदास देखकर नूरी, कि भाई ये प्लेग्राउंड खो दिया था ना, तो रवि उदास था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो नूरी उसको मिजोरम की तरफ, अपने घर की तरफ इनवाइट कर लेती है कि तुम वैकेशन में मिजोरम आ जाओ, क्योंकि उधर काफी ग्रीन सराउंडिंग्स है ना। तो इससे रवि भी थोड़ा खुश फील करेगा। तो लास्ट में रवि की टीचर उनसे कहती है कि भाई तुम लैंडस्केप हाउसेस और एक्टिविटीज जो भी लोगों की होती है उसको ड्रॉ करो और इन सभी प्लेसेस को विजिट भी करो अपने हॉलीडेज में, और चैप्टर खत्म हो जाता है इसी के साथ। एक बार आप भी रीड कर लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। थैंक यू।